76 इज कंसर्न अबाउट क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल। जरा इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन आवर, और क्वेश्चन आवर के फीचर्स को लेकर चलें तो क्वेश्चन आवर के फीचर्स के बेस पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है। अगर तीनों स्टेटमेंट को लेकर चलें तो 1 and 2 करेक्ट है, 3 आपका इनकरेक्ट है। एंड व्हाट इज इनकरेक्ट? यहां कहता है एटलीस्ट 15 डेज इन द लोकसभा, दिस इज एटलीस्ट 10 डेज इन द लोकसभा। अगर ये होता इन द राज्यसभा तब 15 डेज सही होता, 10 डेज आपका, ठीक है, 10 डेज इन द राज्यसभा जो है। डेज तो 1 and 2 है तो ए आपका हो गया। हिंदी में भी देख लीजिए, वही चीज है आपका। तारांकित प्रश्न सही है, ये लिखित ठीक है, ये गलत है। चूंकि अल्प सूचना प्रश्न के लिए कम से कम 10 दिनों के नोटिस की बात है, यहां कहता है 15 दिनों का। अगर राज्यसभा की बात करें तो 15 दिन सही होता है, चूंकि लोकसभा की बात करें तो 15 दिन गलत है, 10 दिन सही होगा। तो केवल 1 and 2 बन गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है। अगला प्रश्न है रिजोल्यूशन, संकल्प। अब रिकॉल कीजिए कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग को लेकर चलें, संसद के कार्यवाही को लेकर चलें तो संसद काम करती है बिल के द्वारा, विधेयक के द्वारा, मोशन के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा, रिजोल्यूशन के द्वारा, संकल्प के द्वारा। तो यहां पे क्वेश्चन किसमें पूछा? रिजोल्यूशन या संकल्प। और अगर तीनों स्टेटमेंट को आप लेकर चलें रिजोल्यूशन के संदर्भ में तो स्टेटमेंट 1 आपका सही है, 2 and 3 आपका गलत है। तो आंसर ओनली 1 होगा। यहां भी कर लीजिए, 1 सही है, 2 और 3 आपका गलत है। तो आंसर होगा केवल 1। अब यहां पे देखिए गलत क्यों है। Once a member moves a resolution, they have the absolute right to withdraw it at any time before the vote. कि अगर कोई मेंबर संकल्प लाता है तो जब चाहे उसको वापस ले सकता है। ये वापस लेने का काम हाउस या सदन करेगा, नॉट द इंडिविजुअल मेंबर जो है। ये गलत हो गया आपका। और कहता है नोटिस पीरियड फॉर प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन इज 12 डेज जो है। ये जो नोटिस है, सॉरी जनरली 7 डेज, 12 डेज, वाइल फॉर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन इट इज जनरली 7 डेज जो है। अगर इस टाइम पीरियड को लेकर चले तो टाइम पीरियड में ध्यान रखिएगा कि टाइम पीरियड 12 डेज ना होकर इट इज 15 डेज जो है, 12 ना होकर 15 है। तो ये पार्ट गलत है जो है, 15 डेज। तो हिंदी में भी देख लीजिए, जब कोई मेंबर संकल्प को पेश करेगा तो उसे वापस लेने का अधिकार सदन का है, क्योंकि संपत्ति वो हाउस सदन का हो जाता है। और जो कहता है अवधि 12 दिन है, ये 12 दिन ना होकर कितना होना चाहिए? 15 दिन जो है। ये कथन भी आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, केवल 1 जवाब का। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78 पे जो है। 78 जो है, क्वेश्चन इज कंसर्न अबाउट संसदीय नेतृत्व और मान्यता को लेकर है, ठीक है। और 78 में जो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका दिया गया है वो आपका इनकरेक्ट है, 2 आपका करेक्ट और 3 आपका इनकरेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 2 है तो केवल 1 हो गया। इसी चीज को आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट जो है, तो ओनली 1 जो है तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है। तो 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है और 3 आपका करेक्ट है। और खास करके ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, विपक्ष दल का नेता जो है उसकी स्थिति वैधानिक होती है, स्टैट्यूटरी, ना कि संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल। 79 में एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को बेस मान के प्रश्न पूछा गया।
और इसमें 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है अगर पढ़िएगा तो उसमें कहता है बोथ लोकसभा राज्यसभा के कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है, जबकि दोनों के अपने अपने एथिक्स कमेटी है। लोकसभा का अपना है, राज्यसभा का अपना है। और एथिक्स कमेटी सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था राज्यसभा में 1997 में, तब जाके लोकसभा में हुआ इन द ईयर 2000 जो है। तो पहला कथन गलत है, चूंकि दोनों का एक एथिक्स कमेटी ना होकर अलग अलग है। और इसका पहले गठन लोकसभा में किया गया, राज्यसभा में 1997 में, तब राज्यसभा में, तब लोकसभा में 2000 में जो है। तो पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा जो है। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका है ये करेक्ट है कि विशेषाधिकार समिति सांसद गैर सांसद दोनों के विशेषाधिकार की जांच कर सकती यदि आचार समिति केवल सांसदों का। तो एथिक्स कमेटी सिर्फ मेंबर के लिए बना, और जो विशेषाधिकार समिति है प्रिविलेज कमेटी वो दोनों के लिए, मेंबर के लिए और नॉन मेंबर के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। तो करेक्ट आंसर आप डी कर लीजिए। यही इंग्लिश में भी आपका है, एथिक्स कमेटी सिर्फ मेंबर्स को लेकर चलता है, प्रिविलेज कमेटी इज कंसर्न अबाउट बोथ मेंबर्स एज वेल एज नॉन मेंबर्स। तो करेक्ट है आपका जो है। तो करेक्ट आंसर इज डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 बिकम्स करेक्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है इट इज कंसर्न अबाउट पेसा। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट होता है हम लोग के लिए, एग्जाम के लिए, पॉलिटी के लिए जो है 1996 में। और इसमें कहता है ग्राम सभा के पावर्स को लेकर चला, और ग्राम सभा के पावर्स को पेसा एक्ट में आप लेकर चले तो उसके रेफरेंस में आपका जो है जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं तो उसमें जो है 1, 2, 3 करेक्ट है। तो हिंदी में भी कर लीजिए, पेसा अधिनियम में आपका 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। और नंबर 4 जरा पढ़ के देखिए, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड वाटर बॉडीज, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपका इनकरेक्ट हो गया। तो 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर बी जो है। उसी तरह हिंदी में देखिए, प्रमुख सिंचाई परियोजना और जल निकाय का नियोजन और प्रबंधन यह किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये पेशा के अंदर ग्राम सभा का पावर नहीं है, तो बट नेचुरल 4 आपका गलत होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 किसको लेके चलिएगा, ऑप्शन नंबर बी को जो है। यहां भी ऑप्शन नंबर बी होगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 80 जो है। और पेशा सब अच्छे से कर लीजिएगा, यूपीएससी का बड़ा प्रेफर्ड टॉपिक होता है पेशा वगैरह जो है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए, और यहां भी देखिए 243K है। तो इट इज कंसर्न अबाउट राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है। क्लियर। अब इसमें कुछ पहलू दिए गए हैं, उसका प्रावधान या प्राधिकरण है। जरा इंग्लिश को पहले लेके हिंदी पे आते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स हैं और अथॉरिटी प्रोविजन है। उसमें 1, 2, 3, 4 आपका दिया गया। अगर उसको आर्टिकल 243K के प्रावधान या प्रोविजन से मैच करके देखिएगा तो इसमें जो है ऑल द 4 पेयर्स दे आर करेक्ट। तो 243K के प्रोविजन को देख लीजिएगा, उसके बेस पे ये सारे मैच सही हैं। तो ऑल 4 पेयर्स आर करेक्ट। तो नथिंग टू बी डिस्कस्ड एक्चुअली, चारों सही हैं। बेस किसको मान के चले, आर्टिकल 243K को जो है। और 243K का संबंध पंचायत से है, इसी के लिए थोड़ा सा रेफर कर लीजिएगा 243ZA, तो वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है विद रिस्पेक्ट टू म्युनिसिपैलिटी जो है। तो इसमें भी 243K को थोड़ा ऐड करके पढ़ लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 243ZA, एंड इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन। 243K विद रिस्पेक्ट टू पंचायत है, ZA विद रिस्पेक्ट टू म्युनिसिपैलिटी है, बट इट डज नॉट मीन कि देयर शैल बी 2 स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्योंकि 243ZA का स्टेट इलेक्शन कमीशन वही होगा जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ अंडर आर्टिकल 243K जो है। चलिए, तो ऑल 4 पेयर्स आर करेक्ट। यहां भी सभी 4 युग्म सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे जो है, और फैक्चुअल है, रूल्स कमेटी पे है, ठीक है। और रूल्स कमेटी के प्रोविजन को लेके चलिएगा तो रूल्स कमेटी के बेस पे जो है इसमें 3 स्टेटमेंट्स आर देयर।
तो तीनों स्टेटमेंट में 1 और 2 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। हिंदी में भी देख लीजिए। तो नियम समिति में कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 गलत है। तो पहले तो आंसर इसका बी कर लीजिए 1 और 2, इसका भी आंसर बी 1 और 2। अब 3 स्टेटमेंट क्यों गलत है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस कमिटी इज टू डील विद द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एंड मेडिकल एड ऑफ द मेंबर्स। दिस फंक्शन इज डन बाय हाउस कमिटी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द हाउस कमिटी जो है। तो इसमें भी इस समिति का प्राथमिक कार्य मेंबर के आवासीय, ये बेसिकली क्या है? ये काम है आवासीय समिति का, जो कि अलग एक संसद की समिति है। जो 83 पे आइएगा। 83 इज कंसर्न अबाउट नगर निगम के शासन के बारे में, और नगर निगम के शासन को लेकर चलें क्वेश्चन नंबर 83 के संदर्भ में। जिसमें 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बाकी 2 और 3 आपके करेक्ट है। जो तो केवल 2 पहले कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 आपका जो है, ठीक है। इंग्लिश भी देख लेते हैं इसका। यहां भी चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होता है। 2 और 3 जो है ये दोनों करेक्ट है, तो केवल 2 होगा। अब जो इनकरेक्ट है उसको देखिए। द मेयर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल जो है, ठीक है। ये इनकरेक्ट है, बाकी 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। जो अगला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें चूंकि पार्लियामेंट के जो कमिटीज होते हैं, कुछ ज्वाइंट कमिटीज हैं, कुछ लोकसभा राज्यसभा का अपना अपना कमिटी होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा ऐसा कौन सा कमिटी जो लोकसभा में एग्जिस्ट करता है, जिसका कोई कोरस्पॉन्डिंग कमिटी राज्यसभा में नहीं है। जो है एथिक्स कमिटी दोनों में है, लोकसभा राज्यसभा में। तो यहां पे ये तो गलत हो गया, कोरस्पॉन्डिंग कमिटी पूछा है। प्राइवेट मेंबर कमिटी सिर्फ लोकसभा में होता है, ना कि राज्यसभा में, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, ये सिर्फ लोकसभा में होता है, ना कि राज्यसभा में। तो यहां पे सही है। और जो कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज है, ये दोनों हाउस का होता है, लोकसभा और राज्यसभा का जो है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत है। क्वेश्चन पूछा नो कोरस्पॉन्डिंग कमिटी, तो करेक्ट आंसर 2 और 3 आपका होगा। तो 2 और 3 का मतलब बेस किसको मानेंगे? ऑप्शन नंबर बी को जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है। अब यहां पे आप पूछ सकते हैं या जानने की इच्छा रख सकते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रिजोल्यूशन तो राज्यसभा में भी जाएगा, तो वहां पे ये काम कौन कमेटी करता है? इट इज डन बाय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जिसको कहते हैं कार्य मंत्रणा समिति जो हिंदी में, ठीक है। और जो नंबर 3 है, जो कमेटी सिर्फ लोकसभा न कि राज्यसभा में, ये काम राज्यसभा में खुद हाउस करता है, तो उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, ठीक है। तो हिंदी में भी देख लीजिएगा। आचार समिति दोनों में है। तो क्वेश्चन पूछा है समकक्ष समिति नहीं है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ लोकसभा में है, ये भी सिर्फ लोकसभा में है। और सरकारी आश्वासन संबंधी दोनों में है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा केवल 2 और 3 जो है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 243 ZD विच इज कंसर्न अबाउट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, DPC, जिला योजना समिति, जो कि प्रोविजन बेस्ड है। तो 243 ZD के प्रोविजन को पढ़िएगा, तो इसके बेस पर जो है आपका 1 और 2 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, 3 आपका इनकरेक्ट है। तो हिंदी में कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 आपका गलत है। तो आंसर तो बी केवल 2 होगा। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 3 क्यों इनकरेक्ट है। ये कहता है DPC का चेयरपर्सन अध्यक्ष जो फाइनल डेवलपमेंट प्लान होगा डायरेक्टली किसको सबमिट करेगा? प्लानिंग कमीशन को। ये डायरेक्टली सबमिट करता है स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार को। तो स्टेट गवर्नमेंट कर लीजिए, हिंदी में शिव कसता है राज्य सरकार जो है।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 है, तो ओनली 2 हो गया आपका, केवल 2 जो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 जो है, पंचायती राज पे कमिटीज को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 कहते हैं, बलवंत राय मेहता कमिटी इज क्रेडिटेड विथ रिकमेंडिंग द फर्स्ट 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमिटी वॉज नॉट सेट अप ऑन पंचायती राज, इट वॉज द पार्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द बलवंत राय मेहता कमिटी, बिकॉज बलवंत राय मेहता कमिटी वॉज सेट अप ऑन CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है। तो अक्सर हम लोग बलवंत राय मेहता समिति को जब पंचायत से जोड़ते हैं तो उसके रिकमेंडेशन को लेकर चलिए, ना कि कमिटी के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य को जो है। तो ये सही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात है, इट वॉज नॉट रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमिटी, ये आपका इनकरेक्ट है। क्योंकि LM सिंघवी कमिटी का नाम सुने होंगे, 1986 में बना था। तो LM सिंघवी कमिटी ने पहली बार रिकमेंड किया था कि पंचायत शुड बी असाइन्ड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है। तो करेक्ट आंसर तो इसका C हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट जो है। उसी तरह हिंदी में देख लीजिएगा, तो बलवंत राय मेहता समिति जो था वो पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायतों पे किया गया था। क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति बनी थी समुदाय विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, और पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा का पाठ था। क्लियर? तो ये सही है। और कथन 2 कहता है कि संवैधानिक दर्जा, ये संवैधानिक दर्जा देने की बात बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा नहीं की गई थी। ये बात सबसे पहले 1986 में किया गया था LM सिंघवी समिति के द्वारा। चलिए, तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C आपका जो। क्वेश्चन नंबर 86 आपका हो गया। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 87। चलिए, काफी आसान है। बॉडी का नाम अध्यक्ष, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। बिल्कुल सही है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसका हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसका भी प्राइम मिनिस्टर कर लीजिएगा। और जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका वाइस चेयरमैन होता है। तो 1 सही है, तो गलत हो गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर होता है। बिल्कुल सही है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, इसका हेड होता है डिफेंस मिनिस्टर। तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 3 ओनली 2 पेयर्स। हिंदी में भी कर लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का प्रधानमंत्री होता है। तो गलत है। और जो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री, इसका उपाध्यक्ष होता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल सही है। और रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष प्रतिरक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर होता है। तो इसमें 1 और 3, तो केवल 2 युग्म सही है। ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। अब आइए, ये इलेक्शन एंड वोटिंग प्रोसेस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन वोटिंग प्रोसेस को बेस मान के क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और इसमें अगर स्टेटमेंट को आप देखिएगा तो बहुत आसान सा है। 2 और 3 तो आपका करेक्ट है, 1 आपका इनकरेक्ट है। तो ओनली 2 होगा। हिंदी में भी 1 इनकरेक्ट, गलत है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है। अब जरा पहले इनकरेक्ट को देख लीजिए। उपराष्ट्रपति एक ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है जिसमें लोकतांत्रिक तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए संसद के मनोनीत सदस्यों को बाहर रखा गया, जबकि निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति में शामिल किया गया, लेकिन राष्ट्रपति में इसको बाहर रखा गया, मनोनीत को जो है। तो उपराष्ट्रपति में शामिल किया गया, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है। उसी तरह इसका हिंदी में, सॉरी इंग्लिश देख लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज दैट एक्सक्लूड्स नॉमिनेटेड मेंबर्स। होना क्या चाहिए?
इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और एक्सक्लूजन किसमें होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। जैसे प्रेसिडेंट का रूल किसी बिल को लेकर दो स्टेज में होता है। कुछ बिल को जब पार्लियामेंट के सामने उसका इंट्रोडक्शन करते हैं और दूसरा जब पार्लियामेंट बिल को पास कर लेती है। यहां पे क्वेश्चन है सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसको लेके चला गया। और ये लिस्ट को मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर 4 ऑप्शंस को आप लेकर चले तो इन 4 ऑप्शंस के बेस पे आपका जो है 1 2 3 4 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 89 पे जो है, और चारों ऑप्शन जो है सही है। तो इसको मेमोराइज कर लीजिएगा जो है कि ऐसे बिल का इंट्रोडक्शन तभी होगा जबकि प्रेसिडेंट उस पर प्रायर सैंक्शन दे जो है। हिंदी में भी देख लीजिए। तो ऐसे विधेयक को संसद के सामने प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी का होना आवश्यक है। एक सूची है बिल का जिसको मेमोराइज याद करना होगा। तो 1 2 3 4 कर लीजिए इसमें जो 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, इट इज कंसर्न अबाउट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मंत्रिमंडल सचिवालय के फीचर्स को आप लेकर चलें तो मंत्रिमंडल सचिवालय के फीचर्स के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 90, जस्ट मिनट। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, इट इज कंसर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो उसके संदर्भ में आप लेके चलें तो स्टेटमेंट 1 को हटा दीजिएगा, 2 और 3 आपका करेक्ट। तो 2 और 3 होगा। हिंदी में भी 1 को इनकरेक्ट, 2 और 3 करेक्ट। तो 2 और 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है। अब यहां पे देखिए वाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट डायरेक्टली फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है। जैसे हर मिनिस्ट्री का हेड कोई मिनिस्टर होता है, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का भी पॉलिटिकल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। क्लियर? तो यहां पे होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। हिंदी में भी देख लीजिए, ये आंतरिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सीधे गृह मंत्रालय के तहत, ये किसके तहत होगा? प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के तहत जो है। बाकी ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द प्रेफर्ड आंसर ऑफ 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 2 और 3 जो है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 91। और 91 जो है, अगर आप अवेयर होंगे करंट अपडेट से, तो एक अभी इलेक्शन कमीशन का और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स का एक राउंड टेबल राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ था 2026 में। और उसी सम्मेलन का जो आउटकम था, जो परिणाम था, वो परिणाम था आपका नेशनल डिक्लेरेशन 2026 आपका जो, क्लियर। और उसको बेस मान के क्वेश्चन पुटअप किया गया है। और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आपका 1 2 और 3। तो थोड़ा करंट अपडेट पे क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय उद्घोषणा जो है ये एक सम्मेलन का निष्कर्ष है और इसमें तीनों ऑप्शन सही है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सम्मेलन 2026 में हुआ, जो कि लगभग 27 वर्षों के बाद हुआ है, आफ्टर 27 ईयर्स। तो दिस कॉन्फ्रेंस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो सभी तीनों कर लीजिएगा और यहां पे भी होगा ऑल 3 जो है। जैसे लिखा ना ओवर 25 ईयर्स, तो एग्जैक्ट 27 ईयर्स के बाद हुआ है ये कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 92, शक्ति वंदन अधिनियम जो है, यही आपका 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको फिर अमेंड करके स्पेशल सेशन की बात हो रही है, होगा आगे जो है, ठीक है। यहां देखिए, तो लोकसभा सीट को बढ़ाने के प्रपोजल के संदर्भ में स्टेटमेंट आपको दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 2 3 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 में आपका जो है, तो इसमें
तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑल 3 कर लीजिएगा। और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, यही आपका 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 106 संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2023 का है। इसी का हिंदी रूपांतर देख लीजिएगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। और जो आपका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यही आपका बेसिकली 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 है, और जिसके अमेंडमेंट को लेकर अभी संसद में विशेष सत्र आयोजन का प्रस्ताव है जो है। 92 के बाद 93 में आइए, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बेस मान के चला है। और जजमेंट किस पे था? मैटरनिटी बेनिफिट्स पे आपका जो है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का संबंध है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, जिसका संबंध आपका है मातृत्व लाभ के संबंध में। और अगर इसमें तीनों स्टेटमेंट को आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93 के संदर्भ में, तो क्वेश्चन नंबर 93 के संदर्भ में तीनों स्टेटमेंट सही है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पे आधारित है, तो थोड़ा तीनों स्टेटमेंट को मेमोराइज कर लीजिएगा, जो कोर्ट के जजमेंट को बेस मान के चला है। तीनों सही है, फैक्चुअल है बिल्कुल, सभी तीनों जो है। और उसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट को लेकर, जिला न्यायाधीश के नियुक्ति को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार मान के चला है। ठीक है। और इसमें भी न्यायिक नियुक्ति के संदर्भ में है, 1 आपका सही है, 2 आपका गलत है, क्योंकि कहीं आयु की बात सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, वो बात करता है 7 वर्षों के अनुभव की जो है। आयु की बात ना करके 7 वर्षों के अनुभव की बात करता है। और 3 भी आपका सही है। तो 1 और 3 केवल 2 होगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी 1 करेक्ट है, 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट कंसर्न अबाउट एज, इट इज कंसर्न अबाउट 7 years एक्सपीरियंस। एंड 233 ऑल्सो, सॉरी, स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट, आर्टिकल 233। तो आपका 1 और 2 है, तो ओनली 2 जो है, तो बी आपका हो गया। तो 94 का 1 और 3 है, 2 तो केवल 2, और यहां भी 1 और 3 है, तो ओनली 2 होगा। 95 जो है मैचिंग आपसे दिया गया है, उसमें फीचर है और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, ओसीआई कार्ड होल्डर के बारे में दिया गया। और ओसीआई कार्ड होल्डर्स को लेकर चलें तो इसके संदर्भ में जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 95 में 1, 2, 3, 4 है। तो राइट टू वोट तो है, अपॉइंटमेंट टू हाई कोर्ट जज नहीं है, एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, और रिसर्च रोल भी है। तो हिंदी में भी इसको कीजिएगा। तो मतदान का अधिकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का अधिकार नहीं है। 3 है कृषि भूमि का अधिग्रहण और अनुसंधान भूमिकाओं में नियुक्ति जो है। तो 1, 3, 4 हो गया आपका, तो केवल 3 होंगे। तो यहां भी करेक्ट में केवल 3 पेयर्स होंगे जो। और थोड़ा सा ओसीआई के राइट्स को देख लीजिएगा, और इसके लिए आप रेफर कर लीजिएगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो अमेंडेड प्रोविजन है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। और 93 में जो है, सॉरी 96 क्वेश्चन में, दिस क्वेश्चन इज कंसर्न अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी जो है। सबको पता होगा उत्तराखंड वॉज द फर्स्ट स्टेट इंडिपेंडेंट इंडिया में। इसके पहले पास कहां पे हुआ था? गोवा में जो है। गुजरात बिकेम द सेकेंड स्टेट टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, ऐसे कई स्टेट इस पे विचार कर रहा है अभी, तो ये हटा दीजिएगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है अंडर आर्टिकल 44, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी जो। तो हिंदी में भी 96 का उत्तराखंड पहला है,
स्वतंत्र भारत में पहले गोवा था, गुजरात दूसरा, चूंकि दूसरे को लेकर अभी कुछ भी नहीं कर सकता है, काल्पनिक है, कुछ स्टेट इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और 3 आपका सही है कि यूसीसी आर्टिकल 40 के तहत राज्य के डीपीएसपी तत्व का हिस्सा है। तो 1 और 3 होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। केवल 1 और 3। चलिए, नाउ वी आर कमिंग टू एन एंड। 97 और 97 क्वेश्चन का पहले जरा इंग्लिश वर्जन लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बीएन रॉ जो क्या थे, ही वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन कहता है चीफ ड्राफ्ट्समैन, तो क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया। हिंदी में देख लीजिए, तो बीएन रॉ संवैधानिक सलाहकार थे, जब इसमें कहता मुख्य प्रारूपकार थे, इसको इनकरेक्ट मान लीजिए। ऑप्शन 2 पे आते हैं। प्रियम्बुल का इल्यूमिनेशन ब्यूटिफिकेशन इट वॉज डन बाय बिहार राम मनोहर सिन्हा, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और जो हिंदी ट्रांसलेशन उसको जो कैलीग्राफ किया गया, दैट इज बसंत कृष्णा वैद्य, ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका हो गया। हिंदी में भी कर लीजिएगा, तो 2 आपका सही है और 3 आपका सही है। तो 2 और 3 है, तो बी बना केवल 2 और 3 जो। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 जो, एंड दिस क्वेश्चन इज कंसर्न अबाउट ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट आपको दिया गया, और स्टेटमेंट को देखिएगा ट्रांसफर को लेके। इसमें एक्सेप्ट 3, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। हिंदी में भी कर लीजिए, 1 सही है, 2 सही और 3 गलत। तो जो गलत है जरा उसको देख लेते हैं, सही तो सही है ही उस केस में। द ट्रांसफर ऑफ अ जज कैन बी यूज्ड एज अ डिसिप्लिनरी मेजर और पनिशमेंट इन केसेज ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। ट्रांसफर का जो ग्राउंड होता है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर का जो ग्राउंड होता है वो ग्राउंड होता है पब्लिक इंटरेस्ट। तो न्यायाधीश के ट्रांसफर का आधार होता है एक तो जनहित आपका, या बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि न्याय के प्रशासन को कैसे बेहतर कि उसके लिए जजेस का ट्रांसफर होता है। तो स्टेटमेंट 3 का जो ट्रांसफर का ऑब्जेक्टिव वो इनकरेक्ट है। तो 1 और 2 ओनली 2 जो है, तो यहां भी होगा 1 और 2 केवल 2 जो है। क्लियर हो पा रहा है? तो जजेस के ट्रांसफर में 2 ही ग्राउंड को बेस मान के चलिए, तो पब्लिक इंटरेस्ट होगा और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, या तो जनहित होगा या तो न्याय का प्रशासन जो। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 जो है, ये ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल है। इसको पहले एक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी 30 मार्च 2026 को राष्ट्रपति ने इस पर अपना एसेंट दे दिया। तो राष्ट्रपति इस पर सहमति दे चुका है 30 मार्च 2026 को, तो एक्ट बन चुका है। और चूंकि एक्ट के प्रोविजन पे बेस्ड क्वेश्चन आपका है 1, 2, 3, तो इसको फैक्चुअल ही मान के चलेंगे। तो इसमें क्या गया, तीनों प्रोविजन या प्रावधान को आप याद कर लीजिएगा और बिल को एक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एक्ट ये बन चुका है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, चुनौती भी दिया गया, तो आगे उस पर अपना अपडेट रखिएगा जो है। तो क्वेश्चन नंबर 99 में एक तो विधेयक है, इसको अधिनियम कर लीजिएगा, जिस पर ऑलरेडी राष्ट्रपति की सहमति मिल चुकी है, और ये तीनों कथन इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार है, तो सभी तीनों कर लीजिएगा और विधेयक को अधिनियम कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो लंबी जर्नी, लंबी यात्रा थी। लास्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 100 जो है, और 100 क्वेश्चंस को लेके चले। तो यहां पे जिस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, इस बिल को किस तरीके से पास किया गया, और सेस एक तरह का टैक्स होता है, तो क्या होगा, मनी बिल जो। तो हिंदी भी देख लीजिए इसका, कि हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस एक तरह का कर होता है। इसलिए इस बिल को जो पास किया गया वो पास किया गया मनी बिल या धन विधेयक के संदर्भ में जो।